आदरणीय मंत्री और हम सबके प्रेरणादायी नेता अमित शाह जी, मेरे मित्र और किसान आंदोलन से जुड़े हुए किसानों के एक प्रश्न को लेते हुए हमेशा सबके सामने पूरी तरह से जोर से उनका सोल्यूशन निकालने के काम करने वाले पुरुषोत्तम रूपाला जी, वर्मा जी, मेरे मित्र और पुराने साथी, हम सब ने काफ़ी समय से साथ में काम किया, ऐसे दिलीप जी और सभी का भी नाम लेता नहीं हूँ, सभी हमारे मंच पर उपस्थित और मेरे सामने तो बहुत सारे मेरे साथी बैठे हैं जिनके साथ में कम से कम 30-40 साल से हम लोगों ने काम किया है। ऐसे सभी मेरे सम्मानीय भाइयों और बहनों, आज एक अहम दिन है। वैसे तो 100 साल पूरे हुए इसके कि हमने एक नया विश्व के तौर पर कोऑपरेटिव दिन मनाने की शुरुआत की। वैसे तो 2 दिन पहले होता है, या हम आज करें इसलिए क्योंकि आज सब लोग ज़्यादा उसमें सम्मिलित हो जाए। और ऐसा दिन जिसको अभी मुझे बताया गया कि आप विश्व की समस्याएं, सहकारिता की चिंताएं, आत्मनिर्भर भारत की प्राथमिकताएं, सबके बारे में थोड़ा थोड़ा कहूं तो यदि आप देखा जाए तो जब अभी मैं बताऊंगा तो आप भी इसका एहसास करेंगे कि सहकारिता को पूरे विश्व में न अपनाते हुए हमने बहुत कुछ खोया। हमने कुछ और रास्ते से चले और उसकी वजह से आज हम जहां पहुंचना चाहिए थे हम ना पहुंच पाए। मैं पूरे विश्व की बात कर रहा हूं। लेकिन आज ये पहला दिन है जब भारत सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने सहकारिता मंत्रालय का निर्माण किया। इसके बाद में आज पहली बार 100 साल पहले नहीं हुआ, आज हुआ है, इसलिए उसका भी आज निर्माण होने के बाद और ऐसे मंत्री हमें मिले जो राजनीति में, अर्थनीति में, सामाजिक समस्याओं को अवगत करते हुए और साथ ही में सहकारिता क्षेत्र से जुड़े हुए ऐसे एक नेता आज सहकारिता मंत्री के नाते भारत को मिले हैं। मुझे लगता है ये बहुत बड़ी आज हमारे लिए सौभाग्य की बात है। मैं समझता हूं कि आज विश्व की समस्या जैसे बताया गया कहां तक हम पहुंचे हैं, उसी तरह से हमारे प्रधानमंत्री जी ने, विश्व में बहुत बड़ी समस्या थी, कोरोना के कारण पूरा देश, पूरा विश्व अपने घर में बंद हुआ था। ऐसे समय प्रधानमंत्री जी ने एक नई पहल हमें साथ में दी, आत्मनिर्भर की बात कही। तो आत्मनिर्भर और हमारी सहकारिता क्षेत्र से हम कैसे काम कर सकते हैं इसके बारे में भी हमें सोचने की जरूरत है। और साथ ही में प्रधानमंत्री जी ने हमें कहा है कि भारत की क्षमता क्या है। हमारी क्षमता सिर्फ भारत का विकास करना तो है ही है और वहां तक हम पहुंचेंगे भी जरूर, लेकिन साथ ही में भारत को विश्व गुरु बनते हुए भारत को अपना ज्ञान, अपना अभी तक इंडिया इज द लॉन्गेस्ट लिविंग सिविलाइजेशन। उसका मतलब क्या हुआ? क्योंकि हम लॉन्गेस्ट लिविंग सिविलाइजेशन है, उसका मतलब हमने एक्यूमुलेटेड नॉलेज है, अनुभव है, विजडम है, उसका भी लाभ पूरे विश्व में करना हमारी जिम्मेदारी है। क्योंकि और किसी के पास इतनी लॉन्गेस्ट लिविंग सिविलाइजेशन है ही नहीं, तो उनके पास स्वाभाविक है कि ज्ञान नहीं है, तो हमको वो भी ज्ञान उनको देना है विश्व गुरु बनते हुए। ये भी प्रधानमंत्री जी ने हमें कहा है, उसको साथ में लेके भी हमें चलना है। तो अभी हम ये देखेंगे तो आज विश्व की स्थिति क्या है। हमारे साथ 3 पर्याय थे ज्यादा मोटे मोटे। एक था स्टेट कंट्रोल इकोनॉमी, कमांड इकोनॉमी। उसका हल क्या हुआ हम जानते हैं। 30-35 साल पहले यूएसएसआर का भी कोलैप्स हुआ क्योंकि एक सेंट्रलाइज इकोनॉमी नहीं चल पाई। दूसरा पर्याय मार्केट बेस्ड कैपिटलिज्म। 2008 में जिस तरह से विश्व में समस्या खड़ी हुई,
मार्केट बेस्ड कैपिटलिज्म के सामने भी बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क सभी लोगों ने लगाए हैं। हमने नहीं तो सब विश्व के इकोनॉमिस्ट ने। और तीसरा था कॉरपोरेट लेड कैपिटलिज्म, वो भी एक पर्याय था। लेकिन ये सभी पर्यायों को देखते हुए हम आज दावे से कह सकते हैं कि सभी पर्याय कहाँ ना कहीं पे कोलैप्स है, या उसकी काम करने की स्थिति जो थी, द डिलीवरी मैकेनिज्म उनका जो था वो बहुत कमजोर हो चुका है। और ऐसे हाल में हमें सोचना चाहिए कि क्या बॉटम्स अप विलेज डिस्ट्रिक्ट लेड ग्रोथ मॉडल जो ग्लोबल रिलेवेंस हो हम कर सकते हैं। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जब मैं कॉमर्स इंडस्ट्री मिनिस्टर था, हमने डिस्ट्रिक्ट लेड ग्रोथ का एक नया मॉडल रखा था। प्रधानमंत्री जी ने जो विचार रखे थे उसके अनुसार मुझे लगता है वो भी आज पूरे विश्व में अपनाया जा सकता है, हमारे देश से उसकी शुरुआत हो जा सकती है। लेकिन विश्व की जो स्थिति है वैसे देखा जाए तो कभी कभी हम कहते हैं कि हमें जब सूझ आती है तो हमको लगता है कि हमको भी शक्तिदार हो गए, लेकिन असलियत में उसकी वजह कुछ हमें बीमारी हो गया ऐसा लगता है। आज हम देखेंगे तो पूरे विश्व के जीडीपी 94 ट्रिलियन डॉलर है। वो सिर्फ 1970 में यानी 50 साल पहले वो 3 ट्रिलियन डॉलर था। तो इतनी बड़ी प्रगति हुई, लेकिन क्या उसकी वजह से लोग खुश हैं? आज सबसे बड़ी ज्यादा से ज्यादा विषमता पूरे विश्व में फैलाई हुई है। आज सिर्फ अमेरिका का एक जीडीपी लेंगे तो सभी 170 देशों का कुल मिलकर जो जीडीपी है उससे ज्यादा एक अमेरिका का जीडीपी है। एक फ्रांस में एक पिकेटी करके बहुत बड़े नए एक अर्थशास्त्री उभर के आए हैं। आज इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर इकोनॉमिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। उन्होंने बहुत अच्छा अध्ययन किया। उन्होंने कहा कि आज सिर्फ 5% जो वेल्थ है पूरी विश्व की वो ज्यादा से ज्यादा टॉप 1% लोगों के साथ है, और यही सिलसिला जारी रहेगा। ये बहुत चिंता का विषय है कि अगले 30 साल में 0.001% यानी 1% से भी और कम 0.1 60% ऑफ द ग्लोबल वेल्थ यानी आज से 3 टाइम्स ज्यादा सिर्फ इन लोगों के हाथ में रहेगी। यानी 0.1% लोगों के साथ में 60% टोटल वेल्थ। तो उसका नतीजा क्या होगा? पूरे विश्व में बहुत और चिंता होगी। वैसे देखा जाए तो ये जो कैपिटलिज्म का मॉडल था उसको बहुत बड़ी मात्रा में करने वाले थे हमारे फ्रीडमैन जो नोबेल लॉरिएट थे, वो अमेरिका के थे। उसी अमेरिका के जोसेफ स्टिग्लिट्ज, बहुत बड़े, मुझे लगता है आज तो और भी उनसे बड़े होंगे, उन्होंने कहा उसकी वजह से आज विश्व में मॉरल डिप्राइवेशन हो रहा है और कंपैशन और ऑनेस्टी खत्म हो रही है, विच इज नेसेसरी फॉर पब्लिक ट्रस्ट। और इनइक्वालिटी इज अ रिजल्ट ऑफ हार्टलेस कैपिटलिज्म। हमारे महात्मा गांधी जी ने हमें कहा था कि यदि अपने पड़ोसी खाली पेट सो रहा है तो आपको नींद कैसे आ सकती है? आप इतनी इनइक्वालिटी विश्व में होगी तो विश्व में क्या होगा? आज हमने देखा कि सिर्फ यूक्रेन में लड़ाई शुरू हुई, वहां के जो रेफ्यूजीज पूरे यूरोप में जा रहे हैं तो लोग परेशान हैं। आज इतनी इनइक्वालिटी हो जाएगी विश्व में तो सबके किसी के घर में कोई नहीं घुसना चाहिए हम कहते हैं, लेकिन हमारे शहर में, गांव में, यानी हमारे देश की नहीं बात करो, विश्व की, लोग जाएंगे तो इसके लिए ये मॉडल बिल्कुल नहीं चल पाएगा। उसका मतलब ये हुआ कि हमें सोचना चाहिए हमारे देश के लिए कि हमारा मॉडल क्या हो। प्रधानमंत्री जी ने इसके बारे में बड़ी मात्रा में सोच के कुछ बातें कही है। आज हमारा जीडीपी 3 ट्रिलियन डॉलर है और प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है कि ईज ऑफ लिविंग यानी मेक एवरी इंडियन लिव विद डिग्निटी एंड गुड क्वालिटी। साथ में ग्लोबल चैलेंजेस जो है, क्योंकि हमारे पास भी आएंगे, क्लाइमेट चेंज उधर है तो हमको हमारे घर में तो आएगा ही आएगा, उसको भी किस तरह से क्लाइट कर सकते हैं। और इसलिए जो और लोगों ने गलती की है उसको सीखते हुए, उसको टालते हुए, अनलर्न फ्रॉम दोज मिस्टेक्स, कैन वी क्रिएट अ न्यू मॉडल।
तो आज हमको क्या चाहिए? वी वांट वेल्थ क्रिएशन होना ही चाहिए, नहीं तो हमारी देश के गरीब लोगों के किस्से में पैसा कैसे पहुंचेगा? लेकिन उसको जो एडम स्मिथ ने कहा था कि वेल्थ ऑफ द नेशन, उससे नहीं, अलग तरीके से देखना चाहिए, कैपिटलिज्म विथ ह्यूमन फेस लाना चाहिए। गांधी जी को अगेन कोट करते हुए मैं कहूंगा, गांधी ने कहा था इकोनॉमिक्स कैन नॉट बी डिवोर्स्ड फ्रॉम एथिक्स। और इसलिए आज मुझे लगता है कि इकोनॉमिक मॉडल हमको ऐसा चाहिए जो साथ साथ में समाज का भी विकास करेगा। आर्थिक विकास तो होगा ही होगा, लेकिन ऐसा ना हो कि आर्थिक विकास पहले किया गया और बाद में हम सोचेंगे कि सामाजिक विकास कैसे करना चाहिए। वैसे स्वतंत्रता के समय यह बहुत बड़ी बहस चलती थी कि क्या पहले मिलना चाहिए, पॉलिटिकल फ्रीडम और सोशल एमेंसिपेशन। तो आज मुझे लगता है दोनों साथ में कैसे कर सकते हैं, यही सोचते हुए मैं हमारे सम्मानीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने एक बात सामने रखी है, आत्मनिर्भरता। इसमें आत्मनिर्भरता कैसे होगी? व्यक्ति, समाज और राष्ट्र तीनों जब साथ में विकास करेंगे तो ही आत्मनिर्भरता होगी। लेकिन क्या राष्ट्र का विकास हो और व्यक्ति का विकास नहीं हो सकता है? जो हमने आज तक, जो भी मैंने मॉडल की बात कर रहा था, सेंट्रलाइज मॉडल और मार्केट मॉडल, उसमें तो नहीं हुआ। इसीलिए हमें अभी सोचना चाहिए कि तीनों साथ में कैसे किया जा सकता है। तो उसका ट्रिगर कहां से होगा, शुरुआत कहां से होगी? हमारे सनातन धर्म में कहा है आत्मन इससे ही आत्मनिर्भर बन गया। तो आत्मन से शुरुआत कीजिए। जो हर आदमी के पास जो क्षमता है, एंटरप्रेन्योरशिप है, उसको विकसित कीजिए, तो एक बहुत बड़ा विकास का मॉडल बन सकता है। जो हमें दीनदयाल उपाध्याय जी ने उसका मार्गदर्शन बहुत पहले किया था, एकात्म मानवतावाद। एकात्म मानवतावाद व्यक्ति, समाज, राष्ट्र को जोड़ते हुए विकास करना। और उन्होंने कहा था बहुत बड़ी बात कि भारतीय परंपरा एकात्म बनाती है, मतलब जिसे बांटा नहीं जा सकता। इसका मतलब तीनों को साथ में जब हम करेंगे तो ही विकास होगा। ये हमें दीनदयाल जी ने बहुत पहले कहा था। तो उसकी शुरुआत कहां से की जाए? तो मुझे लगता है सबसे पहले कहीं भी विकास जहां होता है, ह्यूमन कैपिटल और नेचुरल कैपिटल दोनों जब लिवरेज किए जाते थे साथ में, तो विकास का एक नया दौर शुरू हो जाता है। तो हमें शुरुआत करनी चाहिए हमारे व्यक्ति के साथ में लेते हुए हमारे समाज को विकसित करते हुए, और उसी से शुरुआत करनी चाहिए। इंडिविजुअल सेंट्रिक ग्रोथ मॉडल हो और जिसका बेनिफिट पूरे समाज तक फैला जाए, इस तरह का मॉडल हमें बनना चाहिए। और उससे करने के लिए इसलिए मैंने कहा आत्मन, कि स्पॉन्टेनिटी होनी चाहिए। लोगों को लगना चाहिए कि मुझे कुछ करना है, इस तरह की भावना लोगों में पैदा करने की जरूरत है, और वो स्पॉन्टेनिटी आनी चाहिए। और इसीलिए ये करने के लिए मुझे लगता है सहकारिता से सिवा दूसरा कोई मॉडल मेरे सामने तो नहीं दिखता। इसलिए मैं कह रहा हूं कि सहकारिता का जो कार्डिनल प्रिंसिपल है वो यही है कि सेल्फ मोटिवेशन, वॉलेंट्री एक्शन, ये तो हमारे कोऑपरेटिव प्रिंसिपल में लिखा हुआ है। और साथ में आत्मनिर्भर में भी हमने जो यही बात कही, तो आत्मनिर्भरता करने के लिए सहकारिता के सिवा हमारे सामने कोई चारा नहीं। और वैसे भी देखा जाए तो मैंने कहा था कि वी आर लॉस्ट अ सेंचुरी, बिकॉज वो मॉडल, 2-3 मॉडल थे, 4 मॉडल थे, वो पूरे खत्म हुए जब, क्योंकि हमने कोऑपरेटिव को अपनाया नहीं विश्व में भी। तो इसीलिए हमारे सामने आज एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि जिसमें हम कोऑपरेटिव को साथ में लेते हुए ह्यूमन डेवलपमेंट से शुरुआत करते हुए, ह्यूमन डेवलपमेंट कोऑपरेटिव में किया जाता था लोगों को विकास के लिए। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का एक मैनेजर तो होता है, एचआरडी का डायरेक्टर होता है, लेकिन वो एचआरडी डायरेक्टर अपने लोगों के लिए, हम कोऑपरेटिव में सहकारिता का, समाज को विकास किस तरह से की जाए वो हम कर सकते हैं। और उसमें एक बहुत बड़ी बात है कि जो फेल्यूर हुए कैपिटलिज्म या सेंट्रलाइज इकोनॉमी, उसकी वजह क्या है कि वो उन्होंने गलत तरीके से शुरुआत की। उन्होंने कहा मैक्रो मैनेजमेंट करेंगे तो माइक्रो लेवल पे कभी ना कहीं ट्रिकल डाउन इफेक्ट आएगा। तो ट्रिकल कभी हुआ ही नहीं, डाउन हो गया, बात सही है, ट्रिकल डाउन नहीं हुआ लेकिन डाउन हो गया। और उसकी वजह यह थी कि शुरुआत गलत तरीके से की गई, गलत जगह से की गई। कोऑपरेटिव में वी डू एग्जैक्टली द अपोजिट, हम शुरुआत बेसिक ग्राउंड से करते हैं, ग्रास रूट से करते हैं। और इसलिए मुझे लगता है दिस इज द ओनली मॉडल विच विल सस्टेन अस इन फ्यूचर।
तो क्या करना चाहिए सक्सेसफुल मॉडल कोऑपरेटिव के लिए? मुझे लगता है कि मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमारे अमित शाह जी सब चीज़ के बारे में बहुत अच्छे जानकार है, अवगत भी रहते हैं। कभी उनसे बातचीत होती है तो और ज्ञान भी प्राप्त होता है, लेकिन फिर भी मुझे कहा गया इसके लिए कुछ बता रहा हूँ। एक तो मुझे लगता है कि कोऑपरेटिव में स्ट्रक्चर तो है, उसके बारे में और भी सोचा जा सकता है, लेकिन प्रोफेशनल मैनेजमेंट होनी चाहिए। मैनेजमेंट प्रोफेशनल और सहकारिता क्षेत्र के मेंबरशिप जो वैसे मालिक होते हैं उनकी, उसका मॉडल है। अमूल में डॉक्टर कुरियन ने मैनेज किया और अमूल विकसित हुआ। इफ्को, आज इफ्को विश्व में एक बहुत बड़ी संस्था है। आज हमारी फूड सिक्योरिटी भी इफ्को की वजह से हमें मिलती है। उसमें डॉक्टर अवस्थी जी ने मॉडल बनाया कि मैं मैनेज करूंगा, दिलीप संघानी जैसे एक अच्छे नेता उसका नेतृत्व करेंगे। यानी कोऑपरेटिव में भी एक प्रोफेशनल मैनेजमेंट और अच्छी सोशल लीडरशिप की वजह से ये बनना चाहिए। उसी तरह से टेक्नोलॉजी लानी चाहिए। मुझे लगता है 7 लाख जो हमारे गांव है, इसमें से पैक्स तो है, पैक्स के बारे में बताऊंगा, लेकिन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यदि हम आप अपनाते हैं, ब्लॉकचेन की वजह से आज क्रिप्टो करेंसी चल रही है, वो क्रिप्टो का जो गलत है उसका छोड़ देंगे, लेकिन टेक्नोलॉजी का फाउंडेशन क्या है? ब्लॉकचेन की वजह से हमें एक ही जगह से हम सभी को अच्छी तरह से उसमें अपना सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी लानी चाहिए। मुझे याद है, क्योंकि अभी सब लोग बता रहे थे मैं सहकारिता से जुड़ा हूँ, मैं सारस्वत बैंक का चेयरमैन था। मेरी 31 की उम्र में शायद देश में सबसे युवा मैं ही था। तो उस समय हमने बैंक में पूरा कंप्यूटराइजेशन किया। तो लोग मुझे कह रहे थे बैंक डूब जाएगी, क्योंकि कंप्यूटराइजेशन होगा, पासबुक भी नहीं मिलेगा तो पता कैसे चलेगा बैंक में पैसा है कि नहीं। आज वही बैंक और विकसित कर पाई। तो मुझे लगता है टेक्नोलॉजी इज द ओनली आंसर दैट वी हैव टू एम्प्लॉय। और उसी तरह से हमारे प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी जो है उसको मल्टीपर्पज़ बनाना चाहिए, ताकि यदि हम वहाँ से खरीदेंगे मार्केट तक पहुँचाने के लिए कॉर्पोरेट का सहायता ले सकते हैं। कॉर्पोरेट कोऑपरेटिव का एक पार्टनरशिप भी बन सकता है। और साथ में साहब मैं आपको विनती करना चाहूँगा, सहकारिता क्षेत्र की सबसे बड़ी जो कठिनाई है कि फंड रेजिंग में हम पीछे रह जाते हैं। कॉर्पोरेट के साथ हम जरूर मैनेज कर सकते हैं, लेकिन हम लोग पीछे रह जाते हैं क्योंकि हमारे पास फंड रेजिंग की एबिलिटी नहीं है। आज जो मार्केट कैप है जो कंपनियों का, उसके हम वेल्थ को कैलकुलेट करते हैं। आज आप देखेंगे उनकी बॉटम लाइन है, उनका जो मुनाफा है, जिसको बिल्कुल मुनाफा नहीं, उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन भी बहुत बड़ा बढ़ जाता है। हमने देखा हमारे पास आज कुछ हाल ही में किसी ने मार्केट में आईपीओ किया था, तो उसका जो मार्केट कैप बना तो लोगों ने पूछा आपका लॉस बहुत है, लेकिन मार्केट कैप सबसे ज़्यादा है। ये कोऑपरेटिव में ये सोचिए कि कॉर्पोरेट्स कैन एक्सेस द कैपिटल मार्केट बट कोऑपरेटिव्स कैन नॉट। तो उसके लिए भी एक सोशल एक्सचेंज बनाने की भी हम बात कर सकते हैं। ऑपरेशनल फ्रीडम मिलना चाहिए, नहीं तो काम भी नहीं हो पाएगा। और कोऑपरेटिव और सेल्फ हेल्प ग्रुप का भी एक सहयोग बनाया जा सकता है। ग्लोबल बेंचमार्किंग की तो जरूरत है, और साथ ही में अकाउंटेबिलिटी कोऑपरेटिव में बहुत आवश्यकता है। जब तक हम अकाउंटेबिलिटी नहीं लाएंगे, ट्रांसपेरेंसी नहीं लाएंगे, तो आज इसके बावजूद कि कोऑपरेटिव में इतनी क्षमता है, आज भी कोऑपरेटिव सेक्टर पीछे है। इसकी वजह यह भी है कि हमारे पास अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी की अभाव रहा है, और इसीलिए समाज का विश्वास पाने में कुछ समय हमने जरूर हमारी कमी रही है। तो मुझे लगता है कि हम किसी तरह से काम करना चाहिए। लेकिन क्या डू वी नीड कोऑपरेटिव डिस्पाइट ऑल द चैलेंजेस? मुझे लगता है कि जरूर। इज इट पॉसिबल दैट कोऑपरेटिव्स कैन डू इट? मैं कहता हूँ जरूर। दिलीप भाई, आपने शायद उसका जिक्र नहीं किया, नानो तो आप ही ने बनाया। क्यों नानो आपने बनाया? कोऑपरेटिव सेक्टर से अलावा टाटा से लेके सब लोग यह है खाद के क्षेत्र में, क्योंकि नानो का मतलब बहुत छोटा। वो छोटा सोचने की समझ सिर्फ कोऑपरेटिव में है, इसके लिए आपने नानो के बारे में सोचा जो और भी सोच भी नहीं पाए। तो क्या हम कर सकते हैं? विश्व का सबसे पहला नानो फर्टिलाइजर हमारे देश में बनाने का काम इफ्को ने किया। इसका मतलब हम कुछ भी कर सकते हैं। तो क्षमता तो है, तो उसको हासिल करने के लिए मुझे लगता है काम करना चाहिए। मैं अब 1-2 मिनट में बताऊंगा कि क्या मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए। लेकिन आज दिलीप भाई ने यह भी कहा है कि विश्व की जो समस्या है उसको भी कोऑपरेटिव किस तरह से छोड़ सकते हैं। तो क्लाइमेट चेंज, जॉब क्रिएशन एट लोकल लेवल बहुत बड़ी समस्या विश्व में है, या क्रिएट लोकल एंटरप्राइजेस, और ये सभी चीज़ों का कन्वर्जन करके 2030 तक हमें जो हमारे सामने एक विश्व के सामने लक्ष्य रखा गया है, उसको सबको लाने के लिए
ये काम कोऑपरेटिव कर सकता है, जो एग्रो बायोडाइवर्सिटी हो, मरीन बायोडाइवर्सिटी हो, इसका काम भी कर सकते हैं। और महिलाओं को सहकारिता में जोड़ने का काम भी हमने देखा है। अमूल में आप जाएंगे तो सबसे ज़्यादा महिलाओं का उसको लाभ होता है। और उसी तरह से आप देखेंगे सेवा, वैसे देखा जाए तो तीनों बीच में जो बैठे तीनों गुजरात के हैं। गुजरात से ही अच्छे संस्थाओं का निर्माण भी हो, अमूल हो या सेवा भी हो, इसके लिए गुजरात के ही मंत्री आए हुए मंत्री बने, वो भी सही बात है। तो साहब मुझे लगता है कि सरकार ने क्या करना चाहिए, इसके ऊपर मैं दो चीज़ बताऊंगा। एक तो पॉलिसी सपोर्ट हमें सरकार की तरफ से मिलना चाहिए, और साथ ही में टैक्सेशन जो इशू है उसके ऊपर भी गौर करना चाहिए। सब टैक्सेशन हम क्यों करते हैं? वी ट्राई टू कलेक्ट, पे पॉल टू पे पीटर। हम कहते हैं पॉल से कलेक्ट करो, पीटर को दे दो। तो हम समझते हैं इससे पैसा लेके ऐसे समाज के वर्ग को दिया जाए जिसको ऐसे मदद की जरूरत है। कोऑपरेटिव को वैसा देखा जाए तो वही तो उनका जो मकसद ही वही है। अभी कुछ हफ्ते में नहीं हो रहा है, बात अलग है, लेकिन आई एम टॉकिंग अबाउट अ कॉन्सेप्ट। तो ये वही है। तो उसके लगता है कि टैक्सेशन को भी, जो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज का जो मकसद होता है टैक्सेशन का, उसमें सहकारिता क्षेत्र ऑटोमेटिकली डिस्ट्रीब्यूशन करता है। तो इसके लिए मुझे लगता है फंडामेंटली देयर इज अ रीजन व्हाई कोऑपरेटिव शुड बी टैक्स्ड डिफरेंटली और शुड नॉट बी टैक्स्ड एट ऑल। और मुझे लगता है कि आज हमारे अमित शाह जी यहाँ पर है, तो कोऑपरेटिव में सरकार का क्या रोल होना चाहिए? मैं समझता हूँ जो अमित शाह जी का रोल हमारे सबके साथ रहा है वही होना चाहिए। क्या रोल है? रोल ऑफ अ पेरेंट। पेरेंट का काम क्या होता है? वो हमेशा नज़र तो रखता है लेकिन ज़्यादा दखल अंदाजी नहीं करता है, क्योंकि उनको मालूम है कि बेटा अपना है, बेटी अपने है, उसकी उम्र भी हो गई है, उसको जो करना है करना चाहिए। लेकिन ये भी देखता है कि बहुत बुरा तो नहीं कर रही है, कुछ गलत रास्ते पे तो नहीं चल रही है। तो यही रोल कोऑपरेटिव में गवर्नमेंट का होना चाहिए। बी अ पेरेंट बट ऑल्सो गाइड अस, ऑलवेज टेक विथ अस, बट डू नॉट इंट्रूड टू मच। दैट शुड बी द रोल ऑफ द कोऑपरेटिव। मैं लगता है कि लार्जेस्ट वेल्थ क्रिएट करने में भी यहाँ पे ये काम बिल्कुल तरीके से हो सकता है। और मुझे लगता है कोऑपरेटिव में या पूरे विश्व में हमें लगा, मैंने कहा ना कि क्यों मॉडल फेल हो गए। आपको यकीन नहीं होगा, अभी मैं कुछ पंक्ति कहूँगा फिर आपको मैं पूछूंगा किसने बताई। तो ये आर्थिक शक्तियाँ राज्य ने ग्रहण करना ये बहुत ही विपरीत स्थिति पैदा कर सकती है। ये 50-60 साल पहले हमारे दीनदयाल उपाध्याय जी ने हमें बात कही थी और विश्व ने इस बात को नहीं समझा। इसके लिए कैपिटलिज्म हो या सेंट्रलाइज इकोनॉमी हो कोलैप्स हो गई। तो मुझे लगता है आज हमें डिसेंट्रलाइज ग्रोथ मॉडल की तरफ जाना है। और जैसे मैं कहा पॉलिसी की बात, तो कानून तो लाना ही होगा, कानून के बिना काम नहीं होगा। वी आर अ स्टेट, वी आर अ कंट्री विच इज रूल्ड बाय लॉ, लॉ अबाइडिंग कंट्री। तो लॉ कैसा होना चाहिए? तो मैं यही करके मेरी बात कहूँगा। मुझे याद है 30-35 साल पहले, अभी मुझे किसी ने व्हाट्सएप पे भेजा, इसके लिए मेरे को याद आ गई। 30-35 साल में जब मैं 40 साल भी होंगे, सारस्वत बैंक का जब मैं चेयरमैन था, तो मुझे कहा कि लॉ कैसे होना चाहिए। तो मैंने कहा था, एक एग्जाम्पल देता हूँ, एग्जाम्पल ऑफ अ फ्यूनरल। फ्यूनरल क्या होता है? कहीं ना कहीं हमारे सबके ज़िंदगी में ये तो आता ही है। तो फ्यूनरल में हमें किसी की मौत होती है तो हम फौरन दौड़ के वॉलेंटरली जाते हैं, वॉलेंटरली, स्पॉन्टेनियसली। तो यदि हम उसमें ये कानून करेंगे कि फ्यूनरल एक्ट, और उसमें कहेंगे कि फ्यूनरल के लिए कम से कम 20 लोगों का रहना आवश्यक अनिवार्य है, उसमें से 10 लोग ऐसे उन्होंने पहले 40 कम से कम फ्यूनरल अटेंड किए होंगे, ऐसे 5 लोग ऐसे हो कि जिन्होंने कोई भी फ्यूनरल अटेंड नहीं किया होगा, ऐसे लोग रहेंगे, कितने महिला होनी चाहिए, तो क्या वो फ्यूनरल हो सकता है? तो उसी तरह से कानून भी ऐसा बने जो हमारे कोऑपरेटिव में जो वॉलेंटरीनेस है उसको भी बरकरार रखे। और लेकिन कानून तो ऐसा बने, पॉलिसी बने। लेकिन मैं दोबारा हमारे अमित शाह जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने आज ऐसे दायित्व स्वीकारा है कि जो आने वाले दिनों में सिर्फ कोऑपरेटिव सेक्टर का नहीं, तो कोऑपरेटिव सेक्टर द्वारा पूरे देश की और विश्व में एक ऐसी मिसाल बन सकती है जो पूरे विश्व को भी अपनाने में मजबूर करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।